है कौन क्या कर रहा है उसके बीच में। Good morning, ma'am. Good morning, Sabita. Good morning, ma'am. Jai Hind. Today we are going to discuss another topic, cytoplasmic inheritance. It is very important for examination point of view. मैंने आपको कल एक टेस्ट दिया था ऑनलाइन. जस्ट ट्राई टू मेक हाउ यू रिस्पॉन्ड. तो रिस्पॉन्स ठीक है. अप्रॉक्स 1/4 रिस्पॉन्स आया है. 1/4 बच्चों ने ही अभी तक उसको किया है. और ये टेस्ट मैं शाम को बंद कर दूंगी. और जो बच्चे इसमें नहीं प्रतिभाग कर रहे हैं उनको 0 अंक दे दिया जाएगा. तो ये कंपलसरी टेस्ट था. मैंने आपके इंटरनल असेसमेंट में इसको रखा है एंड प्रैक्टिकल में इसके मार्क्स आई विल इंक्लूड. तो हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए, एज द नेम इज इंडिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जनरली हम लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होती है. और अभी हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक्स के लॉज हमने पढ़े, मैंडल्स लॉज पढ़े, मॉडिफिकेशन टू मैंडल पढ़ा. Then we have studied about interactions of genes. So inheritance जो है वो genetically कंट्रोल होता है, यानी जीन्स कंट्रोल करती हैं. और जीन्स कहाँ होती हैं? We know that they are present inside the nucleus on chromosomes on different locus. तो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन्स और इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स में एक जीन जो है वो एक से अधिक या अधिक जीन, एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती हैं. So now this is slightly different than that क्योंकि वो genetic inheritance है, ये cytoplasmic है. There are several autonomous bodies in the cytoplasm which carry the nuclear material like DNA as mitochondria and chloroplast. तो वो भी inheritance में support करती हैं. बहुत सारे cytoplasm में कुछ genetically controlled factors होते हैं जो कि कंट्रोल तो जीन से होते हैं लेकिन वो इनहेरिट हो जाते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म के थ्रू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है. देन डिफाइनिंग द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस.
Cytoplasmic inheritance can be defined as one of the types of inheritance where the genetic characters are passed on to the next generation utilizing cytoplasmic elements in the organisms like animals and plants. The cytoplasm consists of autonomous organelles, as I was telling you, like mitochondria and plastids, that possesses DNA and helps in the cytoplasmic inheritance of the characters. Now come to non-Mendelian inheritance. अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिकली मैंडल्स के लॉज पे ही इनहेरिटेंस था. As law of dominance is a universally occurring phenomenon. That is a universal law. जो कि कोई भी क्रॉस हम बनाए, इवन इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स भी बनाए, तो उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर अपीयर होता है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस. लेकिन ये नॉन मेंडेलियन कहला रहा है. क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल तो है बट साइटोप्लाज्म इसमें सपोर्ट कर रहा है इनहेरिटेंस में, तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहलाता है बिकॉज ये जेनेटिक्स के लॉज को ट्रूली फॉलो नहीं करता. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों इसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं? द रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स. जबकि हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस लेते हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस कराने पर हमें ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलते हैं. यानी जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 मिलता है, जेनेटिक रेशियो 1:2:1 मिलता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 मिलता है. उसकी रेसिप्रोकल क्रॉसेस का मतलब होता है कि अगर हम हाइब्रिड को जो भी हमने लिया है, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स लिए हैं, उनको हम रेसिप्रोकेट कर दें, यानी जो हमने मेल का जीनोटाइप है उसको फीमेल के जीनोटाइप की तरह से और फीमेल का जीनोटाइप मेल के जीनोटाइप की तरह से ट्रीट करें, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉसेस कहलाते हैं. देन द ट्रेट्स ओनली फ्रॉम द फीमेल पेरेंट इज ट्रांसमिटेड into next generation. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें फीमेल ट्रेट जो है वो ज्यादा, ये जो फीमेल ट्रेट है ये ज्यादा इनहेरिट होते हैं. यानी इसका मतलब फीमेल पेरेंट से ट्रांसमिशन थ्रू साइटोप्लाज्म इज effective or efficient because the cytoplasm is usually contributed entirely by one parent and that is the female parent. है ना, बेबी बॉर्न करने की कैपेबिलिटी फीमेल में होती है, तो फीमेल से ज्यादा कैरेक्टर साइटोप्लाज्म के बोरो किए जाते हैं, आगे जनरेशन में जाते हैं. न्यूक्लियर जीन्स कैन बी इजीली मैप्ड ऑन क्रोमोसोम्स बट इट इज डिफिकल्ट टू मैप साइटोप्लाज्मिक जीन्स. है ना, तो न्यूक्लियर जीन्स को तो हम लिंकेज मैपिंग कर सकते हैं या क्रॉसओवर मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन को it's not easy, है ना, और प्रिपेयर लिंकेज मैप फॉर सच जीन्स, हम लोग उनके लिंकेज मैप्स प्रिपेयर नहीं कर सकते. देन there is no segregation in F2 generation. जो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं, सेग्रीगेशन का मतलब हम लोग के F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है. तो वी आर नॉट फॉलोइंग द सेग्रीगेशन लॉ अकॉर्डिंग टू मेंडल. तो यहाँ पर F2 जनरेशन में देखिए स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं हम, इसके आगे सेग्रीगेशन हो सकता है ना, तो वो सेग्रीगेशन हो सकता है, इसको हम डिलेड सेग्रीगेशन कहें. तो यहाँ पर F2 जनरेशन में हमें वो रेशियो नहीं मिलता है ना, दैट इज नॉट सेग्रीगेटिंग इन F2 जनरेशन. भले ही वो एक्सेप्शन टू मेंडल भी हो, जैसे हम लोगों ने लीदल जीन्स पढ़ा, लीदल जीन्स में डोमिनेंट लीदल है तो डोमिनेटिंग पेरेंट नहीं रहेगा तो 2:1 हो जाता है रेशियो. लीदल अगर रिसेसिव है तो हमारा रेशियो मॉडिफाइड 1:2 होता है, बट सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस. लेकिन इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, ये सेकेंड जनरेशन में नहीं पॉसिबल है, इसके आगे F3 F4 में हो सकता है, तो हम इसको डिलेड सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं. सो द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिसको हम लेके चल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वी कैन क्लासिफाई देम. फर्स्ट इज कॉल्ड एज मैटरनल इफेक्ट, क्योंकि मदर के थ्रू हो रहा है. सेकेंड इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के अलावा कहीं न्यूक्लियर मटेरियल है आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इनहेरिटेड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ओके, नाउ कंटिन्यू विद दैट. नाउ how to describe, we have several evidences, यानी तथ्य चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि मिराबिलिस ज़िलापा में आपने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस टेक्स प्लेस फॉर
color of the flower, but somewhere it is different in Mirabilis jalapa for other phenotypic character, not flower color. So the evidences of cytoplasmic inheritance was first presented by Correns in 1909 in Mirabilis jalapa. ये आप already पढ़ चुके हैं, 4 o'clock plant जिसमें incomplete dominance होती है. That is nuclear inheritance. In 1943, Sonnenborn discovered kappa particles in paramecium, and they are inherited through cytoplasm. kappa killing particles होती हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको. In extranuclear inheritance, the trait or character of the female parent is only transmitted to the progeny, है ना. तो जब हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ले रहे हैं तो फीमेल पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म उसके थ्रू प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है. The reciprocal crosses exhibit difference in the phenotypes of progeny and there is no segregation in F2 as told you earlier. तो F2 का रेशियो जो है वो हो सकता है 3:1 ना हो, या all progeny, all offsprings may be of similar category, similar type. Such type of inheritance is called as cytoplasmic inheritance. देखिए अगर क्वेश्चन है तो ये टर्मिनोलॉजिकली साइटोप्लाज्मिक भी कहला सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहला सकता है, और मेटरनल इनहेरिटेंस भी कहला सकता है. तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. मेटरनल मीट थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द मदर कैरीज, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में हो सकता है कि क्रोमोसोम लाइक कैरेक्टर्स जो हैं हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, यानी those cell organelles having the nuclear material which transmit the characters. Now, controlling genes about this extra nuclear inheritance. The genes governing the characters showing non-Mendelian inheritance are located outside the nucleus and found in cytoplasm. So I have highlighted this important point, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट हो सकता है. These genes are called as plasma genes. आ सकता है टर्मिनोलॉजिकली प्लाज्मा जीन्स क्या हैं, है ना. तो पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा जीन्स को डिफाइन करिए, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं. इनको हम साइटोप्लाज्मिक जीन्स भी कह सकते हैं, और साइटोजीन्स भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स भी कह सकते हैं. सो दीज आर द टर्म फॉर द सेम word. The total gene present in the cytoplasm of a cell of an individual is known as plasmon. अगर वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो टर्मिनोलॉजिकली से हम प्लाज्मोन कहते हैं. मैं फिर आपका टेस्ट दूंगी तो आप पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे. ऑल जीन्स इन द प्लास्टिड कॉल्ड एज प्लास्टोम. अगर ये प्लास्टिड में प्रेजेंट हैं तो हम इनको प्लास्टोम कहते हैं, और एब्रिवेटेड एज cpDNA, है ना, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, और chloroplastid DNA CP. The genes present in the mitochondria are called as chondriome, abbreviated as mtDNA, mitochondrial DNA. So please note down. Now coming to the examples of non-Mendelian inheritance, there are several examples. As शेल कॉइलिंग इन स्नेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्नेल में राइट हैंडेड कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, जो लोग ज़ूलॉजी जिन्होंने ऑप्ट किया है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे. देन सेकेंड इज कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल एग्जाम्पल, कापा और किलिंग पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम. देन नेक्स्ट इज प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस, जैसे मैं ऊपर भी एग्जांपल आपको बता रही थी. क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स और क्लोरोप्लास्टिक plastids have, chloroplasts have their own nuclear material. इसीलिए इनको हम ऑटोनोमस बॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि ये सुई जेनरिस यानी खुद अपनी बॉडीज का निर्माण कर सकती हैं, है ना. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast autonomous bodies. Next is cytoplasmic male sterility in maize. मेज में भी ये एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. तो मेल में अगर वो करेक्टर्स जाते हैं तो वो स्टेराइल मेल होते हैं, दैट इज थ्रू साइटोप्लाज्म. देन सिग्मा वायरस इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसमें एक स्पेसिफिक सिग्मा वायरस है, हालांकि अब हम इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्योंकि ये इन्फेक्टिव इनहेरिटेंस कहलाता है इन्फेक्शन के कारण. मिल्क फैक्टर इन माइस
तो हम ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके चलेंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दीज 3. So there are 3 different classes. If we classify the non-Mendelian inheritance as maternal effect, told you earlier. Second is inheritance involving infective particles. तो एक तरह से कापा पार्टिकल भी इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, किलिंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं. Then third is cytoplasmic inheritance, taking some examples. Now maternal effects. फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फर्स्ट कैटेगरी और क्लासिफिकेशन. व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटाइप ऑफ फीमेल पेरेंट, इट इज रिफर्ड एज मैटरनल इफेक्ट. तो मैंने आपको शुरू से बताया कि फीमेल पेरेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जब फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करता है, देन इट इज कॉल्ड एज मैटरनल इफेक्ट. Such characters exhibited clear-cut difference in the F1 generation for reciprocal crosses. अगर हम F1 generation में reciprocal cross बनाएं तो हमें ये clear-cut difference दिखाई देता है कि उनका रेशो सेम नहीं आता जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमें मिलता था. एग्जाम्पल है coiling pattern in a snail, है ना. तो ये मैं अभी आपको बता रही थी, राइट हैंड क्वाइलिंग और लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग, लिम्निया, पैराग्राफ. 2 types of coiling pattern is present, right-handed or dextral coiling. It is also called as clockwise coiling. And second is left-handed or sinistral, or it is called as anti-clockwise coiling. राइट. तो 2 तरह की है. मैंने यहां से इनको कलर वेरिएशन किया है. राइट हैंडेड को मैंने ग्रीन से और लेफ्ट हैंडेड को येलोइश कलर से दिखाया है. तो यू कैन डिफरेंशिएट बोथ. नाउ कम टू द डेक्स्ट्रल कॉइलिंग. दिस इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एलील T. सिनिस्ट्रल इज द रिसेसिव स्मॉल d. डेक्स्ट्रल कॉइलिंग फीमेल, अगर हम इसको फीमेल ट्रीट करते हैं डेक्स्ट्रल यानी डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेते हुए, तो और सिनिस्ट्रल कॉइलिंग का मेल लेते हुए. ठीक है. तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल है. F1 एंड F2 बोथ प्रोजेनीज ऑफ स्प्रिंग्स आर डेक्स्ट्रल टाइप, है ना. जबकि हमें F1 में डेक्स्ट्रल मिल सकता है डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेते हुए, और F2 में हमें क्या मिलना चाहिए था, सेग्रीगेशन 3:1 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलता. F2 में भी सारे डेक्स्ट्रल मिलते हैं डिस्पाइट देयर हाइब्रिड जीनोटाइप और रिसेसिव जीनोटाइप. यानी कैपिटल D तो डेक्स्ट्रल शो करता ही है, कैपिटल D स्मॉल d भी डेक्स्ट्रल शो करता है, और स्मॉल d भी डेक्स्ट्रल शो करता है F2 जनरेशन में. तो 3:1 रेशो हमको नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था मेंडल लॉज से. सो इसीलिए हम इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं. हाउएवर इन F3, देखिए F3 जनरेशन में क्या हुआ, वी गेट 3 डेक्स्ट्रल एंड 1 सिनिस्ट्रल टाइप. यानी यहां जाके F3 में सेग्रीगेशन हुआ, जिसको हम डिलेड सेग्रीगेशन भी कहते हैं. ओके. तो F2 जनरेशन ऑल प्रोजेनीज हैव डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ. तो अगर हम अब क्या करें कि रेसिप्रोकल क्रॉस बनाएं, ये ध्यान रखते हुए कि पहले हमने क्या किया था, वी हैव टेकन दिस एज फीमेल एंड दिस एज मेल. अब हमने ऑपोजिट कर दिया कि हमने सिनिस्ट्रल कॉइलिंग के लिए सिनिस्ट्रल कॉइलिंग फीमेल लिया हमने यहाँ पर, है ना. हमने उल्टा कर दिया डेक्स्ट्रल की जगह, और डेक्स्ट्रल कॉइलिंग में मेल लिया. देन all F1 progenies have sinistral coiling pattern. देख रहे हैं आप, तो ये सिनिस्ट्रल और ये भी सिनिस्ट्रल. बट इन F2 generation all progenies show dextral coiling pattern. However in F3 again we get 3:1 sinistral. तो हमें F2 में जो मिल रहा है वो एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स मिलना शो करता है कि ये सेग्रीगेशन के नियम को फॉलो नहीं करता. दिस इंडिकेट्स दैट द इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग डायरेक्शन इन वाटर स्नेल डिपेंड्स अपॉन द जीनोटाइप ऑफ फीमेल पेरेंट एंड नॉट
on its genotype. ठीक है, तो इसका मतलब फीमेल पेरेंट का साइटोप्लाज्म उसको कैरी करता है. थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज है, बट you can study online this image. You can take this is generation 1, where we have taken this dextral means right hand coiling, and this is left hand coiling. You can see that this is right hand coiling, this is left hand coiling. जब आप इसको coil बनाएंगे तो ये coil करने पर right में जाके समाप्त हो रही है, इसकी coiling करने पर ये left hand coiling हो रही है. अब हमने क्या किया, यहाँ crosses बनाए. These are the crosses. ये direct cross हो गया. जब हमने फीमेल डेक्स्ट्रल लिया है, ये एग मीन्स फीमेल डेक्स्ट्रल है, और मेल मतलब स्पर्म मीन्स बी यानी सिनिस्ट्रल लिया है हमने. सिनिस्ट्रल का मतलब रिसेसिव जीन ली है, और ये रेसिप्रोकल बनाया है, स्पर्म डोमिनेटिंग लिया है यहाँ, और यहाँ एग डी यानी सिनिस्ट्रल है. तो हम लोगों ने उसी तरह से इसमें कॉइलिंग किया है. अब यहाँ पर जो हमें मिला वो F2 जेनरेशन तक हमें सारे ऑल डेक्स्ट्रल मिलते हैं, है ना. फिर जब हम इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो F3 और F4 जेनरेशन में जाकर के ये जो आप ये देख रहे हैं, डेक्स्ट्रल मतलब 3 और सिनिस्ट्रल मतलब 1, तो सेकेंड जनरेशन तक तो सेम रहा. अब थर्ड जनरेशन में करने पर हमें ये 3:1 में सेग्रीगेट हुआ, जिसको हम 3:1 रेशो कहते हैं. तो यहाँ पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस F2 जनरेशन तक शो नहीं होती है. तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल विद कॉइलिंग इन स्नेल. सेकेंड लेते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव पार्टिकल्स. ओके, अब इन्फेक्टिव पार्टिकल्स में जो हम एग्जांपल लेके चलेंगे, दैट इज कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव पार्टिकल्स लाइक पैरासाइट, सिम्बियॉन्ट्स और वायरसेस. तो ये सब क्या है, ये इन्फेक्टिव पार्टिकल्स कहलाती हैं. सिमिलरली कापा पार्टिकल में भी सम इन्फेक्शन which are present in cytoplasm of an organism. However, such cases are not considered as true example of cytoplasmic inheritance, but they are pseudocytoplasmic, but through cytoplasm they are carried to the next generation or next to next generation. तो inheritance तो हो रहा है, इसलिए हम इस example को लेके चलते हैं. Example है kappa particles in paramecium and sigma particles in Drosophila. So today we are studying about the kappa particles, क्योंकि ये generally पूछा जाता है how it is transmitted, है ना, थ्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, थ्रू न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, थ्रू न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. तो इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. T.M. Sonborn, as described earlier, described this inheritance of some cytoplasmic particles known as kappa particles, or in paramecium species is Aurelia, paramecium aurelia. There are two strains of paramecium. दो strains होते हैं. पहला strain होता है killer strain और दूसरा strain होता है sensitive strain. Killer का मतलब जो कि organism में transmit हो तो killing cause कर सकता है, और दूसरा है sensitive. तो इसका मतलब ये कि killer और sensitive ये थोड़ा resistant strain है और ये sensitive strain है. तो how it is transmitted in paramecium? Killer strain produces a toxic substance called paramycin. है ना, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वो क्या सब्सटेंस है. So that is paramycin. The production of paramycin in killer type is controlled by certain cytoplasmic particles known as kappa particles. So this paramycin is produced by kappa particles. The sensitive strains lack these particles. तो sensitive strains में kappa particles नहीं होते, paramycin का production नहीं होता. The kappa particles are transmitted through the cytoplasm. ये अब cytoplasm से transmit होते हैं for one generation to other generation. The existence, production and maintenance of kappa particles are controlled by the dominating gene K. Okay.
तो कैपिटल के इज डोमिनेटिंग जीन विच कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये जीन कहाँ है? न्यूक्लियस में है। कंट्रोल वहां से हो रहा है। पार्टिकल्स कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं? थ्रू साइटोप्लाज्म, बट देयर कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ न्यूक्लियस। However, K cannot initiate the production of kappa in total absence of kappa particles in cytoplasm. ठीक है, स्मॉल k जो है वो प्रोडक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। When a paramecium of killer strain is having the genotype KK, dominating genotype, और K plus, इसको K plus भी लिखा जा सकता है, KK और K plus, conjugates with the paramecium of non-killer strain, right, sensitive strain, having the genotype is small k, recessive हो गया. The X conjugates are all heterozygous types, है ना? तो जब ये क्रॉसिंग होती है इसमें, तो ये अभी न्यूक्लियर जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, उनके पास हाइब्रिड फॉर्म हुआ और हेट्रोजाइगस कैपिटल के एंड स्मॉल के। Right? The development of a particular type depends upon the duration of cytoplasmic exchange if conjugation is normal, है ना? Normal conjugation होता है तो उस समय cytoplasmic exchange completely नहीं हो पाता. That normal conjugation lasts for very short time. कुछ समय में खत्म हो जाता है. There is no exchange of cytoplasm takes place between the two. है ना? कैपिटल के स्मॉल के यानी हैविंग दीज टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, किलर स्ट्रेन क्रॉसेस विद नॉन किलर स्ट्रेन. इफ द कॉन्जुगेशन इज शॉर्ट टाइम देन एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म डज नॉट टेक्स प्लेस. बोथ किलर्स एंड नॉन किलर्स आर प्रोड्यूस. तो जो प्रोजेनी होगी वो दोनों तरह की होगी. ये नॉर्मल कहलाता है कॉन्जुगेशन, राइट? इसमें किलर, नॉन किलर और सेंसिटिव दोनों प्रोड्यूस होते हैं. Now, however, in rare of the prolonged conjugation, ठीक है, ये दोनों को ध्यान में रखेंगे. शॉर्ट टाइम कॉन्जुगेशन, प्रोलॉन्ग. शॉर्ट टाइम में नॉर्मल प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है विद द सेम रेशियो, बट प्रोलॉन्ग कंजुगेशन में इन एडिशन टू द न्यूक्लियर मटेरियल, ये तो न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल के साथ साथ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज ऑल्सो एक्सचेंज्ड, राइट? तो ये जब साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी एक्सचेंज हो, है ना, तो इसको हम प्रोलॉन्ग कॉन्जुगेशन कहते हैं. अब साइटोप्लाज्म के साथ ये जो कैपिटल के किलर कंट्रोलिंग जीन्स हैं, किलर स्ट्रेन में कापा पार्टिकल्स को, उनका जनरेशन, उनका मेंटेनेंस, उनसे निकलने वाला पैरामेसिन प्रमोट करती हैं. ये इनके साथ साथ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी होता है, यानी कापा पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं. ड्यूरिंग द साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज द कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ किलर टाइप एंटर इनटू द नॉन किलर टाइप एंड कन्वर्ट इट इनटू किलर टाइप. अब नॉन किलर भी जो है वो किलर में कन्वर्ट हो गया. सो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्जुगेशन सभी किलर टाइप के होंगे. मतलब ये ऑल किलर टाइप. यहाँ दोनों तरह की प्रोजेनी मिली थी, यहाँ केवल हमको किलर टाइप प्रोजेनी मिलती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कापा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस. This is picturized. I have taken these from Google Images. One of the paper shows, very good paper. आप जाएंगे तो सर्च करेंगे, मैंने लास्ट में इसका रेफरेंस दिया है. तो ये देखिए, इसमें जो शो किया गया है ये किलर टाइप है. दिस इज किलर टाइप. देखिए ये जो है ब्लैक कलर की ये पार्टिकल्स शो किए गए हैं, दीज आर कापा पार्टिकल्स. और ये किस में होती है कापा पार्टिकल्स? जब कि कैपिटल के होता है तब ये कापा पार्टिकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में. क्यों? क्योंकि यही के जीन ही इनको कंट्रोल करती है. इसको K+ भी लिखा जा सकता है ना. और ये है सेंसिटिव टाइप, यानी स्मॉल के नॉन किलर टाइप, राइट? व्हेन वी क्रॉस और conjugation takes place, conjugation is the general mode of reproduction in paramecium animals में. तो ये जब 3 मिनट या शॉर्टर होता है तो ये
केवल जेनेटिक ट्रांसफ्यूजन और जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए इसमें मेटिंग होती है और ये ट्रांसफर होते हैं और हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं। ये दोनों हाइब्रिड्स हैं और दोनों हाइब्रिड्स में जिसमें कापा पार्टिकल्स थे वो किलर, कॉन्जुगेशन के बाद किलर स्ट्रेन बन जाता है और जिसमें नहीं है वो सेंसिटिव स्ट्रेन रहता है ना। लेकिन दोनों हाइब्रिड टाइप हैं, न्यूक्लियर जीन्स हाइब्रिड शो कर रही है, तो ये एक्स कॉन्जुगेंस या प्रोजेनी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन अगर ये मोर देन 3 मिनट्स होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, तो इसमें ये कापा पार्टिकल्स जब कॉन्जुगेशन हुआ तो इन जीन्स के साथ साथ कापा पार्टिकल्स में भी मेटिंग हुई, यानी ये भी ट्रांसफर हुआ और जो एक्स कॉन्जुगेट्स बने दोनों ही किलर टाइप हो गए। दोनों में आप ब्लैक स्पॉट्स कापा पार्टिकल्स देख रहे हैं और न्यूक्लियर मटेरियल हाइब्रिड टाइप है और हेट्रोजाइगस टाइप है, तो दोनों ही किलर टाइप के स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हुए। तो इनहेरिटेंस ऑफ कापा पार्टिकल्स कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स बट मैनेज्ड बाय द साइटोप्लाज्म, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, बट इन दिस साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड। थर्ड लेते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जैसा मैंने आपको बताया, प्लास्टिड इनहेरिटेंस, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट से कंट्रोल होना उनकी न्यूक्लियर मटेरियल से, और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। आज हम लोग डिटेल में प्लास्टिड लेते हैं, आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। माइटोकॉन्ड्रियल थोड़ा टिपिकल है, तो आप पीजी में आएंगे तो पढ़ेंगे इसको। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन, material is available or I will send you. The first example of cytoplasmic inheritance was first reported by Correns in 1909 in a variegated variety of 4 o'clock plant. अब वेरीगेटेड वेराइटी क्या है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4 o'clock के बारे में, फ्लावर के बारे में, जिसमें पिंक फ्लावर डेवलप होते हैं। वेरीगेटेड वेराइटी का मतलब मिराबिलिस जिलापा के पौधों में वेरीगेटेड लीव्स हो, जैसे आप लोग मनी प्लांट में देखते हैं, है ना, तो उसमें ग्रीन में व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, मिक्स लीव दिखाई देती हैं, ग्रीन एंड व्हाइट पैचेस और ऑफ व्हाइट पैचेस की, तो इसको हम वेरीगेटेड वेराइटी कहते हैं। वेरीगेटेड प्लांट्स हैव सम ब्रांचेस व्हिच कैरी नॉर्मल ग्रीन लीव्स, है ना, उनमें वेरीगेटेड में नॉर्मल ग्रीन लीव्स भी हो सकती हैं, सम ब्रांचेस विद वेरीगेटेड लीव्स भी हो सकती हैं, मोजाइक जिसको बोल सकते हैं आप, ग्रीन विद व्हाइट पैचेस, एंड सम ब्रांचेस विद व्हाइट लीव्स और ऑफ व्हाइट और येलोइश लीव्स, मतलब जिसमें कम क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट हो। तो ये 3 तरह का हमें वेरीगेशन दिखाई दे सकता है। फ्लावर्स ऑन होली ग्रीन ब्रांचेस प्रोड्यूस सीड्स that grow into normal plants. अगर ग्रीन ब्रांचेस है उनके जो सीड्स होंगे उनसे हम पौधे बनाएंगे तो वो सारी ग्रीन लीव्स वाले होंगे, और जिनमें वेरीगेटेड ब्रांचेस हैं उनसे अगर हम उनके सीड से बनाएंगे तो उनमें हमें तीनों तरह का दिखाई देगा, हमें ग्रीन भी दिखाई देगा, हमें व्हाइट भी दिखाई देंगी लीव्स, और वेरीगेटेड भी दिखाई देंगी। इसमें केवल हमको नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स दिखाई देंगे इन सीड से। और अगर ऐसे पौधों से जिनमें ग्रीन ब्रांचेस में जो सीड्स निकले, मतलब जो जिनमें की ग्रीन कलर कम हो, या वो व्हाइट हो या पेल ग्रीन हो, या जिनमें कह सकते हैं कम क्लोरोफिल हो, अगर इनके सीड से, इन ब्रांचेस से निकले हुए सीड से या फ्लावर्स में बने हुए सीड से हम पौधे उगाएंगे तो हमें वो नॉन क्लोरोफिलस टाइप लगेंगे, या व्हाइट कलर के लगेंगे, या पेल ग्रीन लगेंगे। तो ये वेरिएशन इसमें प्रेजेंट होता है, और दिस इज कैरीड बाय प्लास्टिड इनहेरिटेंस, यानी क्लोरोप्लास्ट की जीन्स इसको कंट्रोल करती हैं। Okay, the phenotype of progeny always resemble the female plant, and the male made no contribution. फिर again this is contributed by female, right? Chloroplast of female. और मेल का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हाँ, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता है, बट दैट इज नॉट हैविंग डोमिनेटिव कंट्रोल ओवर द इनहेरिटेंस। सो साइटोप्लाज्म ऑफ एग, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ लीफ इन मिराबिलिस। The explanation of the unusual pattern of inheritance is that the genes concerned are located in the plastids. ठीक है, chloroplastic nuclear material है within the cytoplasm, not in the nucleus, and are therefore transmitted only through the female parent. Plastids are of 2 types. Normally green chloroplast एंड कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट। तो 2 ही तरह के प्लास्टिड है, जिनमें ग्रीन कलर होता है और ल्यूकोप्लास्ट मींस कलरलेस होता है। ग्रीन ब्रांचेस कंटेन ग्रीन प्लास्टिड, तो मैंने कोशिश की इसको ग्रीन से शो किया है, तो ग्रीन ब्रांचेस में ग्रीन प्लास्टिड है लीव्स में। वेरीगेटेड ब्रांचेस कंटेन ग्रीन एज वेल एज कलरलेस प्लास्टिड, दोनों होता है, और कलरलेस ब्रांचेस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरलेस प्लास्टिड और पेल ग्रीन। ओके,
ये देखिए मैंने इसको यहाँ शो किया है आपके लिए। तो ये है मिराबिलिस जलापा, जिसमें रानी कलर की फ्लावर्स होती हैं, व्हाइट भी होते हैं, पिंक कलर शेड भी डेवलप होता है, रेडिश भी होते हैं। रेडिश ये यूजुअली हाइब्रिड सीन इन नेचर मोर। ये देखिए लीव्स दिखाई हैं वेरीगेटेड विद पैचेस, ये व्हाइटिश और पेल ग्रीन है, और ग्रीन लीव्स है, ये ग्रीन है टोटल। तो इनके कलर में वेरिएशन होता है। अगर इनका जेनेटिक इनहेरिटेंस देखा जाए तो वो जेनेटिक इनहेरिटेंस अगर वेरिगेशन का है तो दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाय क्लोरोप्लास्टिक जीनोम और न्यूक्लियर मटेरियल। अगर ये क्रॉस करा रहे हैं, ये व्हाइट लीव्स की है, ये ग्रीन और वेरीगेटेड है। अगर हम इसको ग्रीन और व्हाइट और इसको व्हाइट और ग्रीन कहें तो व्हाइट का व्हाइट से क्रॉस कराने पे टोटल व्हाइट मिलता है ना। तो इसी तरह से अगर हम इवन ग्रीन का व्हाइट से क्रॉस कराएं तो भी हमें व्हाइट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, सीड प्लांट और फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट का करेक्टर व्हाइट है तो प्रोजेनी व्हाइट मिलेगी, चाहे हम वेरीगेटेड से कराएं चाहे ग्रीन से कराएं, या व्हाइट से कराएं या ग्रीन से कराएं। और अगर ये ग्रीन है फीमेल तो हमें प्रोजेनी ग्रीन मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल पेरेंट से जो क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट ट्रांसफर होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल क्रॉस से बताया। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा टिपिकल लगे ये समझना, मैं इसको जो लिखा हुआ है वो नहीं बता रही, आपको इस फिगर से केवल समझाती हूँ। फिगर में फीमेल ब्रांच है, ये देखिए ये जो कलर है ये फीमेल ब्रांच को शो करता है जो सेंटर में है, राइट। ये मेल ब्रांच है जो कि सेकंड सर्कल में दिखाया गया है, और प्रोजेनी दिखाई गई है ये, राइट, मतलब तीसरे सर्कल में। ओके, तो ये सर्कल वाइज है, पहला सर्कल फीमेल है, दूसरा सर्कल मेल है, और तीसरा सर्कल प्रोजेनी का है। और जी को ग्रीन से दिखाया गया है जहां जी लिखा गया है, पी को पेल ग्रीन से यानी लेस क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट, वी को वेरीगेटेड व्हाइट पैचेस वाले ग्रीन लीव्स से दिखाया गया है। अगर हम फीमेल पेरेंट ग्रीन लेते हैं तो देखिए प्रोजेनी सारी ग्रीन है, मैंने टिक कर दिया, है ना। तो मेल पेरेंट का प्रभाव नहीं है, चाहे मेल ग्रीन है तो ग्रीन होगा ही, अगर पेल ग्रीन है तो भी ग्रीन प्रोजेनी होगी, और वेरीगेटेड है तो भी ग्रीन। क्यों? क्योंकि फीमेल पेरेंट ग्रीन था, है ना। इसी तरह से अगर वेरीगेटेड है फीमेल पेरेंट तो हमें तीनों तरह के कैरेक्टर्स प्रोजेनी में मिलते हैं जब हम ये क्रॉस मेल के साथ कराते हैं। यानी हमें ग्रीन, हमें पेल ग्रीन, हमें वेरीगेटेड, तीनों मिलेगा। अगर पेल ग्रीन से कराते हैं तो भी तीनों मिलेगा, और अगर हम वेरीगेटेड से कराते हैं तो भी तीनों मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट वेरीगेटेड है, तो ये तीनों तरह की ब्रांचेस डेवलप करेगा। और अगर यहाँ पर पेल ग्रीन है तो हमें प्रोजेनी पेल ग्रीन मिलेगी, अगर फीमेल पेल ग्रीन है यानी मेल पेरेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से फीमेल पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आगे मिराबिलिस जलापा में वेरीगेशन कॉज करता है, ठीक है। So these are the references I have taken from online, और कुछ मैंने बुक से भी इसमें टाइप बनाया है मटेरियल ताकि आप इजीली समझ सकें इसको। तो आप ऑनलाइन जाके भी पढ़ेंगे या मैंने वीडियो में आपको इजीली समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो टेस्ट आपको दिया है, मैं फिर आपको 10-20 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चंस का टेस्ट भेजूंगी, आप उसको कंपल्सरली कीजिए। और आज शाम तक इस टेस्ट की लिंक खुली है और आप लोग इसको परफॉर्म करिए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि आप वन टाइम ही परफॉर्म कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स में इसको परफॉर्म करें ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी कर सकें। और आप लोगों ने आज डॉक्टर राघव की क्लास में कुछ मिस हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। आप 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप दूसरी क्लास में तो आप ज्वाइन मत करिए, आपको यूट्यूब लिंक शेयर की जा रही है, आप यूट्यूब से दोबारा पढ़ लीजिए। सो नो नीड टू मिक्स द 2 क्लासेस, क्योंकि मुझे साफ साफ आवाज आ रही थी आपके टीचर की, बायोटेक्नोलॉजी वाले मिस्टर वीरेंद्र की। तो दिस इज नॉट गुड, है ना। तो मैंने कंप्लेंट भी की अपने वीडियो में, चाहे ये वीडियो आपके टीचर सुने और आप सुने कि आप इस बात को दोबारा न दोहराएं। जय हिंद, सी यू टुमारो।